Hello everyone, once again I am here with you and today we are going to discuss environment topic और ये हम लोग का अगस्त का environment section रहेगा and after that I will cover science and tech। ठीक है, so बी कंसिस्टेंट विथ मी एंड हमने ऑलरेडी जुलाई का इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक कवर कर लिया। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी जितना भी हम लोगों ने कवर किया है करंट अफेयर का, मोस्टली आई वांट टू टेल यू कि जुलाई का और जून का, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने वहाँ पे आप देखोगे कि हम लोगों ने एक तरह से पॉलिटी का प्लस में इकोनॉमी और आईआर का बात करते हैं, तो इसका हम लोगों ने अभी नहीं किया है। क्यों? देखो मैं इसमें बता दूं कि पॉलिटी और इकोनॉमी का अगर हम लोग बात करते हैं तो मोस्टली एस्थेटिक पोर्शन ही है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और न्यूज़ में ऐसे कुछ आप देखोगे कि क्या ऐसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं स्कीम्स, और तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट मोस्टली ये एस्थेटिक होता है। तो मैं एक वीडियो लाऊंगा और एक सिंगल वीडियो, और उस सिंगल वीडियो में अभी तक जितने जैसे मई का तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिया था, बट जून एंड जुलाई का उसमें हम लोग, और साथ ही साथ अगस्त सितंबर का एक ही वीडियो में पूरा का पूरा एक वीडियो इकोनॉमी का रहेगा और एक पॉलिटी का रहेगा, क्योंकि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, बेसिकली इसमें स्टैटिक पार्ट रहता है। सो एक एक करके कवर करना हमारे लिए उतना वर्थ इट नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें अलग अलग न्यू स्पीसीज देखने को मिलते हैं, कुछ नए नए एक्ट लाए गए हैं, कुछ ऐसे कोप्स हुए हैं, तो वो सारा चीज़ इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ साइंस एंड टेक में भी अलग अलग फाइंडिंग्स होते हैं, तो इस कारण से। बट जो भी ऐसे है ये स्टैटिक वाला पोर्शन, जैसे कि मैंने बताया कि एक एक सिंगल वीडियो में हम लोग पूरा अभी तक का कवर कर लेंगे, ठीक है। और आयर का भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम लोग का पूरा रहेगा, क्योंकि आयर भी हद तक एक स्टैटिक ही होता है, और कुछ ऐसे जो मैपिंग हो गया, ठीक है, और प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। सो उसके लिए भी हम लोग एक वीडियो लाएंगे, सिंगल वीडियो, ठीक है, 1 आवर 1.5 का रहेगा, और उस चीज़ में हम लोग पूरा का पूरा इसको कवर कर लेंगे अभी अगस्त सितंबर तक का, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, और हम लोग आज से देखेंगे अगस्त में क्या क्या है इन्वायरमेंट का, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक का कवर करेंगे। देखो हम लोग को पता है कि किस तरह से द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर, आपको पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारे पुराना वाला है 2005 का, उसको अभी अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, इस कारण से न्यूज़ में था, ये आप देख सकते हो, द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया। या आपको पता है कि जो पहले का बिल था, ठीक है, उसमें कुछ जो 2005 का है उसको उसी के एक क्या एक नया कुछ ऐसे और एड ऑन किया जाएगा, उसके लिए ये नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, लोकसभा में। हम लोगों ये ने ऐसे पहले भी स्टडी में देखा हुआ है कि किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी ऐसे नए नए एक्ट और बिल्स पास होते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस न्यू ऐड किए गए हैं। देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, ठीक है, ये किस तरह से हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट को एक प्रोवाइड करता है कि किसी भी ऐसे मैटर पे कि आपको एक डील करना होगा, ठीक है, इस बेसिस पे। तो एक सेकेंड, तो ठीक है, किस तरह से इफेक्टिव डिजास्टर को डील करना है, उसको एक इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके लिए लाया गया था हमारा, ठीक है। और ये 2005 वाला, इसी में कुछ अमेंडमेंट करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत पुराना हो गया है, और इसमें कुछ नए नए प्रोविजन सेट किए गए हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बेसिकली फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्लान्स जो है, ये बिल बेसिकली ये 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था, और उसी पे अलाइन है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, जैसे कुछ है पहले का है, और इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। देखो प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो 2005 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, इसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थे, ये प्रिपेयर करते थे नेशनल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि वही है, एनडीएमए और एसडीएमए ये प्रिपेयर करेंगे प्लान को, ठीक है। देखो यहाँ पे ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यहाँ पे हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अब जो प्लान का होगा ये अथॉरिटी प्रोवाइड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और नेशनल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये प्लान प्रिपेयर करेंगे। बट पहले क्या था, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मिल करके इस प्लान को प्रिपेयर करते थे। तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है। देखो फंक्शन ऑफ एनडीएमए और एसडीएमए एट द रिस्पेक्टिव लेवल हम लोग देख लेते हैं। तो रिव्यूइंग जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ गाइडलाइन फॉर प्रिपरेशन ऑफ डीएम जो होगा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इसके लिए जो एक गाइडलाइन सेट किया जाएगा, ठीक है। अथॉरिटी जो भी ऐसे अथॉरिटी होंगे उसके नीचे लेवल का, वो सारा इसमें डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें बिल में अगर हम लोग बात करते हैं तो भी कुछ न्यू फंक्शंस ऐड किया गया है इस अथॉरिटी में। ये क्या है, तो जो भी ऐसे ये टेकिंग पीरियोडिक स्टॉक फॉर डिजास्टर रिस्क है, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अथॉरिटीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और गाइडलाइन फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ के लिए यहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ डेटाबेस प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है।
नेशनल स्टेट डिजास्टर डेटाबेस। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। देखो कुछ ना स्टेट एंड डिजास्टर डेटाबेस ये पहले कोई ऐसा प्रोविजंस नहीं था 2005 के एक्ट में, बट यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा, ठीक है, ऑन किस तरह का डिजास्टर है, किस तरह का उसका रिस्क है, कितना सीवियर है, ठीक है, वो सारा चीज़ इसमें डील करेगा, ठीक है। तो साथ ही साथ इसमें एक और ध्यान रखना है कि एलोकेशन ऑफ फंड और एक्सपेंडिचर, और साथ ही साथ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन जो प्लान है ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, जबकि पहले ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं था स्टेट और डिजास्टर डेटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फंड और एक्सपेंडिचर एलोकेशन कितना हुआ है, कहाँ हुआ है, ठीक है, इस बेसिस पे ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो अपॉइंटमेंट टू एनडीए का बात कर लो तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये एक्ट प्रोवाइड करता है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एनडीए में विथ ऑफिसर्स कंसल्टेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। तो बेसिकली 2005 का जो एक्ट था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करता था एनडीएमए को, ठीक है, एनडीए में, और इसमें ऑफिसर्स देखने को मिलते थे, कंसल्टेंट देखने को मिलते थे, एम्प्लॉय देखने को मिलते थे, ठीक है, जो भी ऐसा लगता था कि कोई भी ऐसा चीज़ ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग। बट ये जो बिल है एम्पावर करता है एनडीएमए को टू स्पेसिफाई द नंबर्स, ठीक है, और साथ ही साथ कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय जो कि प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो ये यहाँ पे समझ सकते हो। अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो है पहला ऐसा नहीं था, बट ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ प्रीलिम्स पॉइंट से बन सकता है। तो ये नया प्रोविजंस में अभी जो नया बिल है इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है ये प्रिपेयर करेगी, ठीक है, और ये कंस्टिट्यूट करेगी, ठीक है, ये यूडीएमए, ठीक है, फॉर स्टेट कैपिटल और सिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से ध्यान रख सकते हो, और साथ ही साथ दिल्ली और चंडीगढ़ में नहीं रहेगा क्योंकि ये यूटी है, बट यहाँ पे असेंबली देखने को मिलते हैं, तो फिर भी यहाँ पे ऐसा नहीं है प्रोविजंस, तो ये ध्यान रख लेना। देखो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का बात करते हैं तो ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं था वहाँ पे, बट अभी जो है ये बिल एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। तो ये यहाँ से समझ सकते हो एसडीआरएफ यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया जाएगा, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग देखते थे पहले कि एनडीआरएफ था, ठीक है, तो कुछ कहीं भी ऐसा कुछ ऐसा डिजास्टर टाइप होता था तो वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम जाती थी, बट एसडीआरएफ अब कंस्टिट्यूट किया जाएगा बाय द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट ये प्रिपेयर करेगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ये डिफाइन करेगा फंक्शन ऑफ एसडीआरएफ, ठीक है, क्योंकि यही प्रिपेयर कर रही, तो ये सारा चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। देखो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और हाई लेवल कमेटी, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं था, ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऐसे ऐड कर दिए गए हैं, और ये जो है स्टेचुटरी स्टेटस इसको दे दिया गया है, ये ध्यान रख सकते हो प्रीलिम्स पॉइंट से। और ये जो एनसीएमसी है, ठीक है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये इसका फंक्शन करेगा एज द नोडल बॉडी फॉर डीलिंग विद द मेजर डिजास्टर, जो भी ऐसे हैं लाइक सीरियस और नेशनल रेमिफिकेशन से है, तो उस टाइप का जो भी ऐसे डिजास्टर्स हैं मेजर डिजास्टर उसको उसको डील करेगी एज अ नोडल बॉडी, ठीक है। देखो एचएलसी जो हाई लेवल कमेटी है ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग डिजास्टर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा, तो एचएलसी है, ठीक है, हाई लेवल कमेटी, ठीक है। देखो जो एनसीएमसी है ये लीड किया जाएगा बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है, और एंड द एचएलसी बाय द मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट एंड ओवरसीइंग डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये इसमें दो शामिल है। देखो इशू कुछ तो देखने को मिलता है, बट ये प्री नहीं मेंस पॉइंट से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे इशू है इस बिल में लाइक लैक ऑफ फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है ये डिफिकल्टी फेस करेगा टू सेटअप और इक्विप दी रन यूडी में। आपको पता है कि पहले ऐसा प्रोविजंस नहीं था, बट यूडीए में जैसे ऐड किया जाएगा तो इनको भी तो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, बट फाइनेंशियल कंस्टेंट के कारण ये थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकता है, ये थोड़ा सा इशू इस बिल में है। सेंट्रलाइजेशन का बात करते हैं तो ये बिल ग्रांट करता है एक्सेस रूल मेकिंग पावर को टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब अगर सेंट्रलाइजेशन ज़्यादातर देखने को मिलता है तो उसका कोई भी ऐसे नए स्कीम्स आते हैं, नए बिल आते हैं, तो उसमें अगर जो भी ऐसे है उसका स्कीम तो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है ग्राउंड लेवल तक, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इशू यहाँ पे बात होता है, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का बात करते हैं तो बिल जो है ये ब्राउट अंडर द एंट्री 23 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ऑफ द 7th शेड्यूल। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो कि ये कंकरेंट लिस्ट में है जो कि डील करता है विद द सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, साथ ही साथ है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बात कर सकते हो। और ये जो एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट ये मेंशन नहीं किया गया है 7th शेड्यूल में, तो ये यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल करके आता है। रिस्ट्रिक्टेड डिफिनेशन ऑफ डिजास्टर्स का बात करते हैं तो बिल ऐसा कोई एक्सपेंड नहीं करता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिजास्टर कि किस तरह के क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स लाइक हीट वेव इसमें ऐसे शामिल नहीं किया गया है। तो ये थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है क्योंकि ये अपने आप में अब जो जिस तरह से चेंज हो रहा है क्लाइमेट, हीट वेव का एक बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है।
देखो अब हमारे लिए कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स पॉइंट्स है, देख सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। तो ये कब आया था, ये जो सुनामी देखने को मिला था 2004 में, तो किस तरह से एक तरह से कैटास्ट्रॉफिक इवेंट और डिवास्टेटिंग देखने को मिला था उस पीरियड में, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट लाया गया था। और अलग अलग प्रोविजंस लाए गए थे कि जो भी ऐसे डिजास्टर्स को कैसे डील किया जा सके, ठीक है। तो अलग अलग अथॉरिटी इस पर इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये 3 टायर स्ट्रक्चर था, और जिसमें कि एनडीए में देखने को मिलता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीए में देखने को मिलता है, ठीक है। और आपको पता है कि एनडीए में प्राइम मिनिस्टर और एसडीए में चीफ मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, ठीक है। और एक डीडीए में देखने को मिलता है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको हेड करते हैं। तो ये यहाँ से बस हम लोग को ध्यान रखना है। प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का बात करते हैं, तो ये मैंडेट करता है प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जो कि एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि ये 3 टायर लेवल है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का बात करते हैं, तो इस्टेब्लिश करेगा एनडीआरएफ फॉर, करता है एनडीआरएफ फॉर द स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर। हम लोग जैसे अभी देखें कि किस तरह से अगर कुछ भी ऐसे इशू होता है तो एनडीआरएफ की टीम आती है, ठीक है। वो है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी, मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सारा चीज़ इसमें देखने को मिलता है। फंडिंग मैकेनिज्म का बात करते हैं, तो ये जो प्रोविजंस है 2005 वाला, ये प्रोवाइड करता है फॉर दी क्रिएशन ऑफ द डिजास्टर्स एनडीआरएफ, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, और एसडीआरएफ टू फाइनेंशियल रिलीफ, ठीक है। तो ये यहाँ से समझ सकते हो। बाकी तो ये वैसे भी स्टैटिक्स है ही, ठीक है। चलो ठीक है, अब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था। अब आगे देख लेते हैं टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन, ठीक है। कौन कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से अभी हम लोग टेक्नोलॉजी का एक बूम देखने को मिल रहा है, आप अलग अलग टेक्नोलॉजी को अलग अलग लाइफ को थोड़ा सा इजी करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। लाइक एआई का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का भी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी। तो इसको किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट में वाइडली यूज किया जा सके और तेज़ी से, ताकि जो भी ऐसे डेटा है उसको आसानी से एक विद इन अ टाइम इसको क्रिएट किया जा सके, और उस रिस्क ऑपरेशन को किया जा सके, डील किया जा सके, ठीक है। वो सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक इसमें भी इंट्रोड्यूस किया जाना है, ठीक है। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये यूज कर सकता है एवरी स्टेज ऑफ साइकिल पे, ठीक है। लाइक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स टू रिकवरी तक, तो ठीक है। तो एक हर एक स्टेज पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन का बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा डिजास्टर मिटिगेशन में, कि किस तरह से प्रिडिक्शन को इम्प्रूव किया जा सके। ऑब्वियस सी बात है ना, जब अगर प्रिडिक्शन थोड़ा सा लेट होता है, डिले होता है प्रिडिक्शन में, तो ज़्यादा ये क्राइसिस देखने को मिल जाता है डिजास्टर आ जाने के बाद, ठीक है। तो उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सके, इसको ध्यान रखते हुए टेक्नोलॉजी का एक बेटर यूज़ किया जाए यहाँ पे, और साथ ही साथ रिस्क को किस तरह से रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये देखने को मिलता है। प्रिपेयर्डनेस का बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी जो है ये यूज कर सकता है टू हेल्प और क्रिएट, ठीक है। तो साथ ही साथ जो भी ऐसे इमरजेंसी प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। तो प्रिपेयर्डनेस के टाइम पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, ठीक है, ताकि जो भी ऐसे पोटेंशियल थ्रेट हैं उसको मॉनिटर कर सके, और साथ ही साथ एज अ टाइम एक टाइम पीरियड में उसको डील किया जा सके। देखो डिजास्टर प्रिडिक्शन और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इसमें, जैसे हम लोग बात करते हैं रिमोट सेंसिंग से कर सकते हैं इसका यूज, इसमें मशीन लर्निंग का कर सकते हैं, ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी ऐसे डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। देखो उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन अथॉरिटी का बात करते हैं, तो इन्होंने डेवलप किया है एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसका कि नाम है स्टार्क, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है वार्निंग इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस हैजार्ड, लाइक हीट वेव हो गया, लाइटनिंग हो गया, ठीक है, ड्रॉट हो गया, और इस तरह के जो भी ऐसे डिजास्टर्स में रिस्क देखने को मिलते हैं। इवेंट सिमुलेशन का बात करते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर एंड ट्रेन पीपल, ठीक है। साथ ही साथ एक सेकेंड, हाँ ओके। तो ये इवेंट सिमुलेशन का बात करते हैं, तो किस तरह से पीपल को ट्रेन करना है, प्रिपेयर करना है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, सारा चीज़ में डील किया जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कोई की टेक्नोलॉजी होगा फॉर इवेंट सिमुलेशन, और जैसे कि किस तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, तो ये सारा चीज़ का हम लोग यूज कर सकते हैं, एक बेटर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं इसमें। देखो ये हम लोग जिस तरह से मेंस में भी देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का किस तरह से होता है, जैसे पहले डिजास्टर्स के पहले प्री डिजास्टर हो गया, फिर डिजास्टर आने के बाद, और पोस्ट डिजास्टर क्या किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, लाइक प्रिपेयर्डनेस हो गया, जिसमें कि आपको किस तरह से क्राइसिस को मैनेज करना है, प्रिपेयर करना है उसके लिए, ठीक है। प्रिपरेशन, तो ये प्रिपरेशन एक बेटर प्रिपरेशन रहेगा डिजास्टर आने से पहले। ऑब्वियस बात है, कुछ ऐसे प्रिडिक्शन हो जाते हैं पहले, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए, अभी जैसे आपको पता है कि दाना साइक्लोन आया है, ठीक है। दाना साइक्लोन आपको पता है ये बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से इसको अगर हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे, तो जो भी ऐसे और मेजर क्राइसिस होने को होगा उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेटर रोल प्ले करेगा जितने भी ऐसे टेक्नोलॉजी हैं।
ओके, अब देख लो रिस्पॉन्स का बात करते हैं, तो ये सेव करेगा लाइव्स एंड मिनिमाइज करेगा जो भी ऐसे इमीडिएट इम्पैक्ट होंगे उसमें, ठीक है। रिकवरी का बात करते हैं तो किस तरह से एक्टिविटीज़ और सीवियर सर्विस को कैसे रिस्टोर करना है हम लोग इसमें देखते हैं। प्रिवेंशन का बात करते हैं तो किस तरह से फ्यूचर डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, ये सारी चीज़ इसमें हम लोग डील करते हैं। देखो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कोविड चैटबॉट ये लॉन्च किया गया बाय WHO कि किस तरह से इमरजेंसी कम्युनिकेशन को और बढ़ावा किया जा सके। बेसिकली AI पावर चैटबॉट था, तो ये इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। और बस इतना था इसमें हमारे लिए, तो और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। देखो एक और चीज़ यहाँ पे है, जैसे ठीक है ये तो ओके। अब चलो, अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये बेसिकली ये मेंस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम लोग चैलेंजेस देखते हैं कुछ ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी आते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो टेक्निकल लिमिटेशंस क्या है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज जो है एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया में, और उसको उसको वो एक थोड़ा सा बैरियर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। हाई कॉस्ट एक ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट ऑफ पुटिंग टेक्नोलॉजी लाइक AI हो गया, ड्रोन हो गया, ठीक है, किसी वैसे प्लेस पे, तो ये भी एक हाई कॉस्ट जो है एक बैरियर एज अ बैरियर हमारे लिए हो जाता है। डेटा रिक्वायरमेंट का बात करते हैं तो एक क्रिटिकल एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि एक बेसिकली इसमें ये देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे डेटा होते हैं, ठीक है, लाइक एक्सेस हो गया, इसका क्वालिटी, टाइमलाइन और रिलेवेंस, ये सारा चीज़ ना एक टाइम बाउंड मैनर में इसको रिक्वायर करना थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे कुछ है स्टेप टेक लिया गया है इन इंडिया फॉर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे इसरो डिजास्टर्स मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये डिसीजन सपोर्ट सेंटर है जो कि इस्टेब्लिश करता है एट फॉर द मॉनिटरिंग नेचुरल डिजास्टर्स यूजिंग स्पेस और एरियल रिमोट सेंसिंग, ठीक है। देखो नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट ये सर्व करता है एज ए नेशनल रिपोजिटरी फॉर GIS बेस्ड डेटाबेस, ठीक है। एक है जेमिनी डिवाइस, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है सैटेलाइट बेस्ड डिजास्टर वार्निंग, ठीक है, जो कि फिशरमैन के लिए एक बेटर एक टाइम बाउंड मैनर में पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, तो ये एक प्रिडिक्शन अच्छा इसमें देखने को मिलता है। इनफ्लोज मुंबई जो है ये ध्यान रख सकते हो, जो कि ये बेसिकली मेंस में आप कोट कर सकते हैं, तो इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब चलते हैं हमारे लिए कुछ ऐसे है लाइक का, देखो ये रिलेटेड न्यूज़ अभी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ ऐसे ऑनलाइनर्स लाइक, तो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या है, ठीक है। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस हम लोग देख लेते हैं, तो नागालैंड जो है ये पहला ऐसा स्टेट बन जाता है जो कि एडॉप्ट किया है डिजास्टर्स रिस्क ट्रांसफ़र पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन, ठीक है। और ये साइन किया गया है, बेसिकली पूछ भी लेता है कभी कभी, तो SBI जनरल इंश्योरेंस से ये MOU साइन किया है, ठीक है। देखो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये एक ऐसा टाइप का इंश्योरेंस होता है जो कि कवर करता है प्रोबेबिलिटी लाइक्लीहुड। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा डिजास्टर्स होने से पहले पता चलता है, प्रोबेबिलिटी लगाया जाता है कि अगर ऐसा होने वाला है तो उसके लिए किस तरह का हम लोग एक लॉस कॉजिंग इवेंट अगर है तो उसमें क्या हम लोग उसको फुलफिल करने के लिए किस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस किया जा सकता है, इसमें ये देखने को मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं ट्रेडिशनल इंश्योरेंस का अगर बात करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि जब भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे डिजास्टर हो जाते हैं, उसके बाद कितना क्षति हुआ है, कितना हार्म हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। बट पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें प्रोबेबिलिटी पहले ही लगाया जाता है कि कितना हार्म कर सकता है, कितना कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, उस चीज़ को इसमें ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और उसको उसको ध्यान में रखते हुए कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक्चुअल लॉस जो है ऐसा कुछ ऐसा इसमें नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि एक्चुअल लॉस तो तब पता चलेगा ना जब ऑलरेडी हैपन हो चुका होगा। एक्चुअल लॉस से पहले ही हम लोग प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं और उसको कंपनसेट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक्चुअल लॉस का हम लोग एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ये एक तरह का एग्रीमेंट है जो कि ऑफर करता है प्री स्पेसिफाइड पेमेंट, जिसमें कि अकरेंस ऑफ जो भी ऐसे कवर्ड इवेंट है तो ये इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे कवर्ड इवेंट कौन कौन इसमें शामिल है, लाइक अर्थक्वेक हो सकता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो सकता है, फ्लड्स हो सकता है, ठीक है, ये सारा चीज़ जो है इसमें शामिल किया गया है। डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं ट्रेडिशनल इंश्योरेंस और पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में, जो कि आप एक अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस का बात करते हैं तो एक ये है बेस्ट यूज टू प्रोटेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। ट्रेडिशनल में क्या था कि कुछ भी ऐसे अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डैमेज होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बेस पे था कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, और वो होने के बाद कितना एक्चुअल लॉस हुआ है उस बेसिस पे यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था। बट अभी ऐसा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आफ्टर इवेंट हम लोग ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में देखते थे, तो किस तरह से पेमेंट जो होता था एक्चुअल लॉस के बेस पे यहाँ पे देखने को मिलता था, ठीक है।
और जो इसमें बेसिकली ये हम लोग बट अगर बात करते हैं पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में, तो पेमेंट जो होता है ये लॉस कॉजिंग इवेंट अकरिंग के बेसिस पे होता है, बट ये एक्चुअल लॉस को सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है। और ये जो है ये इंक्रीज किया जा सकता है बाय द अमाउंट ऑफ कवरेज अवेलेबल टू सर्टेन नेचुरल पीरियड्स। कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसे कोई ऐसे इवेंट होते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उसमें हम लोग जो प्रिडिक्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिल जाता है हार्म, और उससे कहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी डैमेज लॉस देखने को मिलता है। तो वो भी इसमें प्रोविजंस है कि उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, जैसा अगर रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग के लिए एडवांटेज ऑफ पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का बात करते हैं, तो स्पीड ऑफ पे आउट जो है ये इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और बेसिकली इसमें है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें इसमें एक ये देखने को मिलता है कि स्पीड ऑफ पे आउट जो है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, तो जल्दीबाजी में एक कर सकते हैं हम लोग, और एक टाइम बाउंड मैनर में हम लोग दे सकते हैं। और सेंस ऑफ सर्टेनिटी का अगर बात करते हैं तो इसमें रहता है, क्योंकि जो कस्टमर जानता है कि किस तरह से एक प्रिसाइज अमाउंट है उसको रिसीव करना है, ठीक है। तो ये इस कारण से ये यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट इसका है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का बात करते हैं तो ये डेटा को इक्वली अवेलेबल करता है बोथ इंश्योरर और साथ ही साथ पॉलिसी होल्डर को, ठीक है, जो कि जो भी ऐसे अनफेयरनेस हैं परसेप्शंस तो उसको रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिल रहा है। अब देख लो हमारे लिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्लेन्स पॉइंट से, रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, कुछ ऐसे डेटा हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए पहले 10 साल से, तो अभी जो भी ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें ग्रोथ देखने को मिला है, वो 165% से देखने को मिला है, ठीक है। आपको पता है कि किस तरह से ये रिन्यूएबल एनर्जी में आपको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी आते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान हम लोग को देना नहीं है। देखो करंट स्टेटस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है प्लेन्स पॉइंट से, कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया का क्या स्टेटस है। हम लोग बात करते हैं तो ये शेयर करता है रिन्यूएबल एनर्जी टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री, ये अभी देखने को मिला हम लोग का 43.12%, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कम में। और ऑलमोस्ट एक तरह से बोल सकते हैं 50% होने को है। और इंडिया का रैंक बात करते हैं तो फोर्थ ग्लोबली है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रख सकते हो, फोर्थ है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में। इसमें भी अगर बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सारे होते हैं, तो विंड पावर में अगर बात करते हैं तो इसमें फोर्थ है, ठीक है। और साथ ही साथ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर बात करते हैं तो इसमें फिफ्थ रैंक है, ठीक है। तो ये यहाँ से ध्यान रख सकते हो। और 85.47 गीगावाट का यहाँ पे देखने को मिल रहा है एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये यहाँ से माइंड में रख सकते हैं। देखो फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है 200 गीगावाट कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो सोलर पावर जो है हम लोगों ने अभी जैसे देखा 85.47% है। हाइडल का बात करते हैं, हाइड्रो पावर का तो 46.93, ऑलमोस्ट 47 है। और विंड पावर जो है 46.66 गीगावाट का। बायो पावर जो है ये 10-11 के अप्रोक्स है। और स्मॉल जो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 गीगावाट का स्मॉल हाइड्रो पावर जो है, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी है 0.60 गीगावाट है। देखो इसको और अगर इंक्रीज़ किया जाता है तो हमारे जो भी ऐसे वेस्ट का इशू देखने को मिलता है या फिर रिवर पोल्यूशन का देखने को मिलता है उसको थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। देखो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट इंडिया में हम लोग जैसे कि आपको पता है कि जो पंचतंत्र और बेसिकली पंचामृत का बात करते हैं यहाँ पे पंचामृत का, तो किस तरह से एक अलग ही रखा गया है टारगेट, और इसमें है बेसिकली 2030 मोस्टली टारगेट रखा गया है। और नेट जीरो टारगेट जो है ये 2070 रखा गया है, तो इसको भी 2070, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे 500 गीगावाट 2030 तक पूरा करना है, वो भी नॉन फॉसिल्स फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी में। और ये एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक इसको फुलफिल करना है। देखो रिन्यूएबल एनर्जी का अलग अलग बहुत ही सिग्निफिकेंस है, लाइक ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करना है बाय 2030। इंडिया जो है ये रिड्यूस करेगा कार्बन इंटेंसिटी को, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हो, ये इंप्रूव करेगा एनर्जी सिक्योरिटी को, तो ये भी यहाँ पे माइंड में रख सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एनर्जी, किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जो भी ऐसे बेसिकली आपको पता है कि अभी ट्रेडिशनल जो एनर्जी है वो थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, वो थोड़ा कॉस्टली है, तो उसमें क्या है कि इशू होता है बेसिकली पुअर पर्सन को, पुअर मार्जिनल पीपल को, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एक एक्सेसिबल, और जो भी ऐसे कुकिंग हो गया, हीटिंग हो गया, इसमें एक बेटर एक्सेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जॉब क्रिएट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, नए नए टेक्नोलॉजी यहाँ पे बैठेंगे, नए और जो भी ऐसी इंडस्ट्री है तो इसमें बेसिकली फ़ायदा होगा लोगों को, ठीक है, जॉब मिलेंगे। ओवरऑल चैलेंजेस है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ चैलेंजेस देखने को मिलता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में बेसिकली ये ध्यान रखना है, रैंक फोर्थ है, ठीक है। और साथ ही साथ जो सोलर में है वो फोर्थ में है, और विंड में सॉरी सोलर में हम लोगों ने देखा कि फिफ्थ है, ठीक है। और विंड में ध्यान रखना है फोर्थ है, तो ये ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग चलते हैं।
देखो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं लाइक हाई कॉस्ट, एक बड़ा इशू देखने को मिल रहा है। लैंड एक्विजिशन एक इशू है, इसी कारण से तो हम लोग देखते हैं एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें यही रीज़न है ना, क्योंकि हमारे पास लैंड का थोड़ा सा कमी है, तो हम लोग जो भी ऐसे रिवर्स हैं या फिर बड़े बड़े पॉन्ड हैं, वहाँ पे हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्लेट को। तो इस कारण से यहाँ पे लैंड एक्विजिशन में भी एक बड़ा इशू देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान में रख सकते हो, ये बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुअर डिस्कॉम परफॉर्मेंस ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी देखने को मिलता है कि किस तरह से जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक इशू हो जाता है फॉर द थर्मल पावर प्लांट हो गया, और इस जो भी ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी में है, तो उनको बेसिकली अभी किस तरह से एक फाइनेंशियल अच्छे से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये एक तरह से यहाँ भी डिस्काउंट का एक इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देख लो, जैसे आरपीओस का बात करते हैं, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन टारगेट का, तो ये मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है टू कंपेल पावर प्रोक्योर इन एवरी स्टेट्स, ठीक है, एनुअली। तो ये भी यहाँ से समझ सकते हो कि किस तरह से जो भी ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी का अमाउंट है उसको सर्टेन मिनिमम अमाउंट पे प्रोवाइड किया जा सके, ये ठीक है, और उसको परचेज किया जा सके। स्टोरेज कंसर्न का बात करते हैं, तो ड्यू टू इंटरमिटेंसी रिन्यूएबल सोर्स जो है ये नॉट कंस्टेंट, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और ये फ्लक्चुएट करता है बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशन, ऑब्वियस सी बात है। गर्मी के दिन में थोड़ा सा कहीं 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 अगर हम लोग बात करते हैं सोलर एनर्जी का, तो हम लोग ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ठीक है, इन कंपेरिजन टू विंटर सीजन। तो ये यहाँ से एक थोड़ा सा इशू है। और इन्वायरमेंट का बात करते हैं, तो कोई भी ऐसे बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, ये ठीक है, ये कैन हैव कोलिजन विद द विंड टर्बाइन, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। जो हम लोग विंड टर्बाइन इंस्टॉल करते हैं फॉर विंड एनर्जी, उसमें ये सारे जो भी ऐसे बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, वो थोड़ा सा उनको हार्म होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से माइंड में रख सकते हो। चैलेंजेस कुछ हैं देखने को मिल सकता है सब सेक्टर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में, लाइक सोलर में अगर बात करते हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव जो एक मेजर इशू अभी हम लोग 2 साल प्रीवियस 2 ईयर से देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक इशू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और हम लोग जैसे स्टडी में एक पता चला है कि 1 डिग्री जो है राइज इन टेम्परेचर, ये रिजल्ट करता है 0.5% ड्रॉप इन वोल्टेज ड्यू टू सोलर पैनल, ठीक है। तो ये यहाँ से समझ से, तो हम लोग को तो ऐसा लगेगा कि देखो हीट तो चाहिए ही, बट ऐसा होता है क्या, क्योंकि हीट वेव कुछ और है और जो सोलर एनर्जी इंसोलेशन है, बेसिकली हम लोग इंसोलेशन का बात करते हैं, तो वो कुछ और है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। तो ये रिड्यूस करता है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करता है तो 0.5 डिग्री जो है ये ड्रॉप कर जाएगा हमारे सोलर पैनल से वोल्टेज का, ठीक है। देखो विंड का बात कर लेते हैं, इसमें भी कुछ इशूज़ हैं, लाइक बेसिकली इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है, बेसिकली ये एक बैरियर एज अ बैरियर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि किस तरह का हम लोग को टरबाइन बनाना है, किस तरह को उसको कंस्ट्रक्शन करना है, ये एक मेजर इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग समझते हैं। देखो इन एडिक्वेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करते हैं, तो जो लॉन्गर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, ये यहाँ पे ज़रूरत होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन को उसको बढ़ा देता है, ठीक है। और ऑपरेशनल जो भी ऐसे है उसको भी इंक्रीज कर देता है, तो ये यहाँ से इशू देखने को मिलता है। हाइड्रो में बात करते हैं, तो जो भी ऐसे हाइड्रो पावर जनरेशन अभी हम लोग का सबसे कम देखने को मिल रहा है, उसका रीज़न ये है कि लोअर रेनफॉल है सदर्न रीजन में, ठीक है। और कुछ ही ऐसे रीजन है लाइक ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न, तो उधर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। बट कुछ ऐसे एरियाज़ हैं लाइक सदर्न रीजन, तो उधर पानी का थोड़ा सा स्कार्सिटी है, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल रहा है, ये सारा चीज़ इशू है, ठीक है। बाकी अब हम लोग देखते हैं, जैसे बायोमास में अगर बात करते हैं, तो इनएडिक्वेट फीड स्टॉक सप्लाई जो है, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग जो बायोमास एनर्जी गेन करते हैं वो बायो फीड स्टॉक से देखने को मिलता है। बट इनएडिक्वेट सप्लाई के कारण जो है एक प्रॉपर वे में हम लोग एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते हैं। और लिमिटेड प्लेटफॉर्म फॉर बायोमास ट्रेडिंग का बात करते हैं, तो भी रिसेंटली अब एट परसेंट अगर बात करते हैं, तो बायोमास ट्रेडिंग जो है कंट्री में ये फ्रेगमेंट किया है, और साथ ही साथ एग्जिस्ट करता है ओनली हैंडफुल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये यहाँ से देख सकते हो। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट का साइड हो गया, ठीक है, पंजाब हरियाणा वाला साइड, तो ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा ये देखने को मिल जाता है। बट कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे ये इशू क्रिएट होता है, जहाँ पे होते ही नहीं, बहुत कम होता है, ठीक है। तो वेस्ट टू एनर्जी का बात करते हैं, तो ये बहुत कम देखने को मिल रहा है जिस तरह से, ठीक है। और ये इसमें टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत बड़ा इशू है, जिस कारण से हम लोग इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हाई परसेंटेज ऑफ वेट सॉलिड वेस्ट जो है, देन ड्राई सॉलिड वेस्ट, ये डिफ़िकल्ट होता है पावर जनरेशन में, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है कि हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट है, वेट सॉलिड वेस्ट, उसको थोड़ा ड्राई किया जाता है, फिर उसके बाद फिर उसको पावर जनरेशन में यूज करते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन एक बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है, लाइक पर्टिकुलरली द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, ये रिक्वायरमेंट है इसके लिए, तो रेगुलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है।
देखो कुछ ऐसे की इनिशिएटिव्स हैं जो कि प्रमोट करने के लिए लिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में। जैसे एफडीआई जो है इसमें 100% कर दिया गया है, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए। और देखो कुछ ऐसी स्कीम्स हैं लाइक पीएम सूर्य घर, जिसमें कि मुफ्त बिजली योजना ये है। इसका बेसिकली एम का बात करते हैं तो किस तरह से रूफ टॉप सोलर प्लांट को इंस्टॉल करना है, और ये टारगेट रखा गया है 1 करोड़ हाउस होल्ड की छत पे ये इंस्टॉल करना है रूफटॉप सोलर प्लांट, ठीक है। और ये टोटल फाइनेंशियल इसके लिए लाया गया था 75,021 करोड़। तो ये बेसिकली कुछ ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये बस इतना रख सकते हो। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये अच्छा है। ये बेसिकली ये इनिशिएटिव है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन को फैसिलिटेट करना है, साथ ही साथ जो भी ऐसे ग्रिड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे रीसेप करना है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में सोलर पार्क स्कीम का बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है सोलर पावर डेवलपर, ठीक है, विद प्लग एंड प्ले मॉडल। इस मॉडल पे यहाँ पे ये डेवलप करना है जो जो कि फैसिलिटेट करेगा नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग विद ऑल स्टेचुटरी क्लियरेंस। नेशनल ग्रिड हाइड्रोजन मिशन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में ये लाया गया था। एंड द मिशन टारगेट करता है टू अचीव द 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। और ये बेसिकली 2030 तक टारगेट रखा गया है। चलो हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे वे फॉरवर्ड यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली मेंस पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है लाइक ये इंक्रीज करेगा एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को, ठीक है। आपको बेसिकली ये किस तरह से पंप, अभी देखो ये मेंस अभी प्रीलिम्स में 2024 में पूछा हुआ था ना, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर तो वहाँ से आप समझ सकते हो। तो इंक्रीज करेगा एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, और जैसे पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ बैटरी स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी, ये कैन बी यूज फॉर द स्टोरिंग एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली किस तरह से इसको स्टोर किया जा सकता है ये एक वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है, ठीक है। दिस कैन ब्रिंग डाउन द वेरिएबिलिटी ऑफ जनरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये इंप्रूव कर सकता है। और किस तरह से ग्रिड स्टेबिलिटी को, तो ये सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं। सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो भी ऐसे ज़रूरत है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अगर बेटर होता है तो उस चीज़ को डील किया जा सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग देख लेते हैं जैसे ए मस्ट रन स्टेटस का मतलब यहाँ पे बताया गया है स्टेट नेट टू इंश्योर द मस्ट रन स्टेटस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी फीडिंग इनटू द ग्रिड, और ये इम्प्लीमेंटेशन होगा इन ट्रू स्पिरिट। तो बेसिकली ये यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से मस्ट रन स्टेटस का मतलब है कंसर्न पावर प्लांट हैज़ टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड अंडर ऑल कंडीशंस। तो कभी कभी होता है ये थोड़ा सा दोनों में अनसर्टेनिटी देखने को मिलता है, उस चीज़ को थोड़ा सा हटाते हुए जो भी ऐसे सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का वो ग्रिड के अंदर होना चाहिए, जो भी ऐसे सारे पावर प्लांट हैं, ठीक है, ताकि एक बेटर एनर्जी मिल सके और प्रोडक्शन जो भी होना वो अच्छे से हो सके। अब हम लोग चलते हैं सी लेवल राइज के बारे में, किस तरह से क्यों न्यूज़ में रहा है, ठीक है। सी लेवल राइज सिनेरियो का बात करते हैं तो ये बेसिकली अभी रिपोर्ट रिलीज किया गया, ये ध्यान रखना है। सी लेवल राइज सिनेरियो एंड इनंडेशन मैप फॉर सेलेक्टेड इंडियन कोस्टल लाइन, ठीक है, कोस्टल सिटीज़। तो ये टाइटल रिपोर्ट था, ये पब्लिश किया गया बाय द बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो CSTEP, ठीक है, सेंट्रल फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। तो इन्होंने रिलीज़ किया है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है, ठीक है। मैक्सिमम सी लेवल राइज देखने को मिला है ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स, ठीक है। और ये बेसिकली मुंबई स्टेशंस जो है वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है, जो कि उसके बाद हल्दिया में देखने को मिला है, विशाखापट्टनम में इस तरह से इतना सेंटीमीटर का राइज देखने को मिला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुंबई स्टेशन पे। सबमर्जेंस का बात करते हैं ड्यू टू सी राइज लेवल बाई 2040, यहाँ पे बात किया गया है मोर देन 10% ऑफ द लैंड ऑफ द मुंबई। तो साथ ही साथ यनम हो गया, और थुकुंडी जो है ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो जो भी ऐसे लैंड है वो सबमर्ज कर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू है। देखो यहाँ पे कुछ हम लोग देख लेते हैं जैसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है IPCC, ये बताता है कि ग्लोबल मीन सी लेवल अभी राइज हुआ है बाई 0.20, ठीक है, बिटवीन 1901 टू 2018 के बीच में, ठीक है। तो इतने मीटर से राइज देखने को मिला है, और ये प्रोजेक्टेड है अ ग्लोबल मीन्स सी लेवल राइज ऑफ 1.3 टू 1.6 मीटर बाई 2100। तो इतना तक राइज कर जाएगा ऐसा कुछ बताया जा रहा है 2100 तक। देखो और कुछ हम लोग यहाँ पे जैसे कुछ है इसमें सबमर्ज कर दिया है लाइक हल्दिया हो गया, उडुपी हो गया, पारादीप हो गया, पूरी है वो सबमर्ज कर जाएगा ड्यू टू राइज इन द सी लेवल बाई 2040, ये यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे समझ सकते हो।
तो फैक्टर्स है ऑफ सी लेवल राइज का क्या क्या है यहाँ पे देख लो। जैसे ओशियन थर्मल एक्सपेंशन जो है ये ऑब्जर्व किया है मोर देन 90% ऑफ द हीट ट्रैप्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ऑब्वियस सी बात है ग्रीन हाउस गैस एक मेजर इशू है, किस तरह से जो आइस हैं वो मेल्ट कर रहे हैं और सी लेवल जो है राइज कर रहा है। आइस मेल्टिंग का बात करते हैं तो ये ग्लेशियर से, आइस कैप से, आइस शीट से, और साथ ही साथ जो ग्रीनलैंड अंटार्कटिका आपको पता है कि किस तरह से बर्फ़ का सीट वहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो एक मेजर रीज़न वहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी पिघल रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ सी लेवल राइज जो है ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो कोस्टल जो इरोजन है यहाँ ये इंक्रीज कर देगा, ऑब्वियसली बात है सी लेवल राइज करेगा तो, ठीक है। और ये बहुत तेज़ी से ऐसे फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो स्टॉर्म सर्च कर सकता है, ठीक है। कोस्टल इरोजन को इंक्रीज करेगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो एज पर नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ये रिपोर्ट ये बताता है कि 32% ऑफ द इंडियाज कोस्ट लाइन अंडरवेंट सी इरोजन। ये है 1992 2018, तो 32% ऑफ इंडियाज कोस्टल लाइन जो है ये सी इरोजन के अंदर में चले गए हैं, ठीक है, सी इरोजन से। देखो कोस्टल इनंडेशन एंड फ्लडिंग का बात करते हैं तो किस तरह से जब सी लेवल राइज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, तो फ्रीक्वेंट और सीवियर फ्लड जो है ये देखने को मिलेगा। और लो लाइंग जो भी ऐसे कोस्टल रीजन है वहाँ पे फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन का बात करते हैं यहाँ पे, तो फ्रेश वाटर ऑब्वियस सी बात है सी लेवल राइज करेगा तो जो समुद्र का पानी होगा वो हमारे एरियाज़ में आएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे और उसको भी सलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। और कोस्टल कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्वियस सी बात है, जो कोस्टल रीजन है सी लेवल राइज करेगा तो वहाँ पे तो रहेंगे नहीं, वो थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे कहीं और जाएंगे, तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि 3.6 मिलियन पीपल्स जो हैं ये डिस्प्लेस किए गए हैं इन साउथ एशिया ओवर द पास्ट डिकेट्स, ठीक है। तो ये यहाँ से समझ सकते हो। कोस्टल हैबिटेट लॉस का बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है कोस्टल रीजन में आपको पता है कि किस तरह से जो सुंदरबन है, सुंदरबन रीजन में हम लोग देखते हैं मैंग्रोव का, तो वो किस तरह से प्रोटेक्ट करता है कोस्टल रीजन को। बट अगर सी लेवल राइज करेगा तो ऑब्वियसली बात है उनका हैबिटेट लॉस होगा, फिर वो भी रिमूव होगा, हमारे जो इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा मेन लैंड में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी एक मेजर इशू देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हाई लेवल वाटर का लेवल अगर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली बात है एक फ्रीक्वेंट फ्लडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उसको डिस्टर्ब करेगा, डैमेज करेगा, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, लाइक प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया। ये सेंट्रल वाटर कमीशन ने पब्लिश किया है गाइडलाइन इन 2020 कि किस तरह से जो भी ऐसे प्रिलिमिनरी डिजाइन है पैरामीटर को वो कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लाया जा सके। कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ये एस्टिमेट किया है CBI फॉर द इंडियन कोस्टल लाइन, ठीक है। तो ये बेसिकली कमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ जो भी ऐसे 7 कोस्टल पैरामीटर्स हैं, और 7 कोस्टल पैरामीटर्स में जो भी ऐसे कमुलेटिव इम्पैक्ट आएंगे उसको यहाँ पे रखा गया है इस इंडेक्स में। और ये बेस्ड रहेगा ऑन दी शोर लाइन चेंज रेट, किस तरह से शोर लाइन चेंज हो रहा है, सी लेवल जो चेंज रेट हो रहा है उस पर रखा गया है। कोस्टल एलिवेशन है, कोस्टल स्लोप है, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी है, और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट वेव हाइट और टाइडल रेंज है, उस सारे पैरामीटर्स को इसमें ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का बात करते हैं तो ये 15 फाइनेंस कमीशन का अंदर ये बेसिकली रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन विंडो ऑफ NDRF ये 1000 करोड़ का यहाँ पे दिया गया, ठीक है, फॉर द रिसेटलमेंट और डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी ऐसे इरोजन से अफेक्ट हुए हैं वो सारे लोग के लिए ये फंड दिया गया। देखो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 का बात करते हैं तो ये नोटिफाई किया गया बाय द MoEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये बेसिकली विद द व्यू टू किस तरह से कंजर्व और प्रोटेक्ट करना है कोस्टल स्ट्रेचेस को, मेरीन एरियाज़ को, ताकि जो भी ऐसे लिवलीहुड सिक्योरिटी हैं टू द फिशरीज और लोकल कम्युनिटीज़ उनको इंश्योर किया जा सके। मैंग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोरलाइन हैबिटेट और टेंजिबल इनकम्स आपको पता है मिनिस्ट्री बहुत बार न्यूज़ में रहा, बहुत पहले से रहा है। तो ये बेसिकली ये प्लान है कंप्रिहेंसिवली टू एक्सप्लोर डेवलपिंग 540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये पूछ देता है किसके लिए है, तो ये मैंग्रोव के लिए है। किस तरह से मैंग्रोव फॉरेस्ट को डेवलप करना है, आपको पता है कि मैंग्रोव एक प्रोटेक्शन और एक बैरियर होता है बिटवीन द मेन लैंड और जो कोस्टल रीजन है उसके लिए। तो इस तरह से जो 11 स्टेट 2 यूनियन टेरिटरीज और उसके लिए है नेक्स्ट 5 ईयर में किस तरह से वो डेवलप करना है शोर लाइन को और मैंग्रोव के एरिया को इंक्रीज़ करना है, इसके लिए ये मिस्टी इनिशिएटिव्स लाया गया। देखो शेल्टर बेल्ट जो है, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, ये टाइटली प्लान्ड रो ऑफ ट्री है ऑन द शोर लाइन जो कि अब प्ले करता है मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग कोस्टल सी इरोजन, ठीक है। एग्जाम्पल अगर बात करते हैं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रामनाथपुरम, तो ये प्लांटेशन देखने को मिल रहा है। देखो एडप्टेशन स्ट्रेटजी फॉर सी लेवल राइज का बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपको पता है कि किस तरह से बेसिकली जिस तरह से सी लेवल राइज कर रहा है तो उसका एडप्ट करना
बहुत ही ज़रूरी है और कर ही लेते हैं, हर ह्यूमंस कर लेगा, वो उस तरह के जो वहाँ के स्पीसीज़ हैं वो कर लेते हैं। तो बिल्ड फ्लड बैरियर टू प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अलोंग कोस्टल कोस्टल रीजन, तो उसको किस तरह से एक बैरियर क्रिएट करके वहाँ पे उस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके लिए इकोसिस्टम बेस्ड कोस्टल प्रोटेक्शन लाएगा। एग्जांपल ओइस्टर्स बेड्स अलोंग द कोस्टल कैन, ये सर्व एज द नेचुरल ब्रेक वाटर, ठीक है। तो जो भी ऐसे सी वाटर रहेंगे, ठीक है, वो कोस्टल रीजन में इंटरफ्लेट करेंगे, तो उसको किस तरह से एक एज अ बैरियर क्रिएट कर सकता है वहाँ पे, ये हम एक डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। मैन मेड स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो इसका एग्जांपल लिया गया है सी वॉल। ये स्ट्रक्चर है मेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, मशीनरी, और ये बेसिकली आप मेंस में इसको कोट कर सकते हो। तो यहाँ से ये देखने को मिलता है। फ्लोटिंग सिटीज़ का बात करते हैं तो जो भी ऐसे डेवलपमेंट ऑफ दिस सिटी जो है ये स्टार्ट किया गया इन मालदीव्स और साउथ कोरियन, जो कि देखो यहाँ पे बात ये यहाँ पे है कि कुछ ऐसे हैं, ठीक है, आइसलैंड वगैरह जो ऐसे कंट्री हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है सी लेवल राइज होने से ज़्यादा डैमेज देखने को मिलेगा, तो फ्लटिंग सिटीज़ बनाया जा सकता है ताकि वो सर्वाइव कर सकें इन केसेस में, ठीक है। तो ये बेसिकली अडेप्टेशन मेथड है। चलते हैं अब हम लोग, एक सेकेंड, ओके। देखो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ये हमेशा से न्यूज़ में रहा है, और ये न्यूज़ में क्यों रहा तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वैनगंगा नालगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इस कारण से देखो ये प्रीलिम्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जियोग्राफी से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो पूछ देगा कि नालगंगा और किसका है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। वेनगंगा नालगंगा कहाँ पे है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली। वेनगंगा आपको पता है कि गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये देखने को मिला है कि वाटर फ्रॉम द वेनगंगा, जो कि हम लोग गोशी खुर्द भी बोलते हैं, ये रिवर इन गोदावरी बेसिन में देखने को मिलता है। ये रिडायरेक्ट किया जाएगा टू द नालगंगा जी, ठीक है। और नालगंगा का नाम है पूर्णा तापी प्रोजेक्ट इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट बाय द कंस्ट्रक्टिंग, ये एक लिंक कैनल क्रिएट किया जा रहा है, और जो वेनगंगा का वाटर है वो डाला जाएगा नालगंगा में, और इस तरह से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये समझ सकते हो। तो ये जो है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ये प्रेजेंटेड दी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन 2018, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट करता है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को, तो ये भी ध्यान में रख सकते हो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ये भी ध्यान रख लो कि नाहर पर गिरना वैली इंफ्रा इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। तो ऐसा पूछता है ना कि नाहर पर गिरना वैली कहाँ पे है और किस गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। नाहर पर गिरना वैली लिंक प्रोजेक्ट जो है ये इंट्रा स्टेट लिंक प्रपोजल है ऑफ महाराष्ट्र स्टेट्स, ठीक है। इसका एम है कि जो भी ऐसे सरप्लस वाटर है फ्रॉम महाराष्ट्र पोर्शन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर बेसिन है, जैसे कि बात किया गया है यहाँ पे अंबिका बेसिन और औरंगा बेसिन, तो उसको किस तरह से डाइवर्ट करना है सरप्लस वाटर को, ठीक है। और तो ये यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। वो जो वेस्ट से है उसको ईस्ट साइड में करना है इन गिरना रिवर ऑफ तापी बेसिन में, तो ये यहाँ से समझ सकते हैं। चलो इंटरलिंकिंग रिवर्स के बारे में थोड़ा सा ये देख लो, स्टैटिक्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है वेनगंगा एंड नालगंगा रिवर के बारे में। तो वेनगंगा रिवर जो है ये सोर्स इसका कहाँ से ओरिजिनेट होता है, महादेव हिल से, ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये रिवर वेनगंगा आफ्टर द इट्स कन्फ्लुएंस विद द रिवर वर्धा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रणहिता, ठीक है। तो जो उधर से वेनगंगा निकल के आ रहा है महादेव हिल से, ठीक है, वेनगंगा हो गया। और एक है अगर बात करते हैं वारधा, ठीक है। तो दोनों मिलने के बाद ये आगे प्रणहिता रिवर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखो रिवर प्रणहिता जो है और साथ ही साथ इसके कुछ ऐसे तीन प्रिंसिपल ब्रांचेज हैं लाइक पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गोदावरी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। इट्स रिपेरियन स्टेट्स, इसमें कौन कौन सा देखने को मिलता है, लाइक छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र तेलंगाना। देखो नालगंगा का बात करते हैं तो मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है रिवर पूर्णा का, ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हो। तो हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे, तो नालगंगा किसका है, रिवर पूर्णा का ट्रिब्यूटरीज है, और पूर्णा जो है वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज है किसका, तापी का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, जो कि ज्वाइन करता है लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे लिए कुछ ऐसे इंटरलिंकिंग रिवर के बारे में। तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है इसका बेसिकली एम है कि किस तरह से जो सरप्लस रिवर का वाटर है, ठीक है, उसको डिफिसिट रिवर में डालना है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। बैकग्राउंड का बात करते हैं तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है ये प्रिपेयर किया गया बाय दी, बहुत पुराना ये है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन, और अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये 1980 में किया गया था, ठीक है।
पर्सपेक्टिव प्लान प्रिपेयर किया गया था। इस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ये आइडेंटिफाई करता है 13 लिंक को, ठीक है, जो कि 16 जो है ये पेनिनसुलर कंपोनेंट में है और जो 14 जो है ये हिमालयन कंपोनेंट में है, जिसमें कि अभी हम लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो वो इसी में आ जाता है। तो ऐसे 3 लिंक जो हैं यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए गए हैं और भी बहुत सारे अभी ऐसे नहीं पूरा किया गया है। इन 2021 का बात करते हैं तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द केन बेतवा, जो हम लोगों ने देख लिया था, ये 2021 में ही है। तो ये यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं क्या था, ये पहला ऐसा लिंकिंग प्रोजेक्ट था। इसके कुछ अलग अलग बेनिफिट होते हैं, कुछ अलग अलग डिसएडवांटेज होते हैं। तो बेनिफिट में ये होता है कि इरिगेशन फैसिलिटी जो है ये इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट जो है ये एम करता है टू बेनिफिट 35 मिलियन हेक्टेयर ऑफ इरिगेशन। ऑब्वियसली बात है, डिफिसिट सरप्लस से डिफिसिट एरियाज में जाएगा तो इरिगेशन तो बेनिफिट करेगा ही, ठीक है। साथ ही साथ हाइड्रो पावर जनरेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है, जिसमें कि 34,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर ऐसा है कि जनरेट किया जाता है, ठीक है, और किया जा सकता है अगर इतना सारा का सारा अगर ऐड कर दिया जाए तो। वाटर सिक्योरिटी का बात करते हैं तो ये इंक्रीजिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इंडिया का अगर हम लोग बात करते हैं नीति आयोग का, तो ये जो है वर्स्ट वाटर क्राइसिस इन इट्स हिस्ट्री ये बताता है। नियरली 600 मिलियंस पीपल जो है ये फेस कर रहे हैं हाई एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, ठीक है। इनलैंड वाटर वे जो है ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, और होता भी है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं लाइक कुछ ऐसे वंस कैनल जो है अगर बिल्ट है, लाइक दे विल आल्सो यूज एज अ वाटर वे फॉर नेविगेशन, ठीक है। और जो भी ऐसे स्टेट्स हैं रोड और रेल नेटवर्क या रेल ट्रांसपोर्ट पे, उसको क्या है कि थोड़ा सा कम कर सकता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा बेनिफिट है। और जो भी ऐसे ड्रॉट और फ्लड है उसको टैकल किया जा सकता है, क्योंकि जो फ्लड एरिया है अगर ड्रॉट एरिया में हम लोग उसको लिंक करके डालते हैं पानी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे चैलेंजेस, जो भी सी बात है, कुछ ऐसे डिसएडवांटेज हैं, चैलेंजेस हैं, लाइक स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक मेजर चैलेंजेस देखने को मिलता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कावेरी डिस्प्यूट एक हमेशा से न्यूज़ में रहता है। तो इंटरलिंकिंग रिवर रिक्वायर अ कंसेसस अमॉन्ग स्टेट, अगर स्टेट के बीच में कंसेसस नहीं रहता है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा एक डिस्प्यूट हमेशा से बना रहता है और एक जो गोल है, एक मेजर गोल, उसको अचीव नहीं किया जा सकता है, लाइक जो रिवर लिंकिंग का गोल है, ठीक है। तो देखो ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका ये देखने को मिलता है। देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी एक मेजर इशू है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, यहाँ देखो केन रिवर जो है ये यूनिक मेडिसिनल फीस के लिए ये पे परफेक्ट था, ठीक है, और जो कि बेतवा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो मेडिसिनल फीस है वो देखने को मिलता है केन रिवर में, बेतवा में नहीं है। बट अगर हम लोग लिंक कर देते हैं तो यहाँ से क्या है कि इनका माइग्रेशन देखने को मिलेगा फीस का, ठीक है। और ओबियसली यहाँ पे बेतवा में ये कुछ ऐसा मे बी कि इन्वायरमेंट नहीं है फॉर सर्वाइवल ऑफ मेडिसिनल फीस इन बेतवा, तो उनके सर्वाइवल के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और फाइनली मे बी कि इनका जो पॉपुलेशन है ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है, ऐसे कुछ ऐसे लोकल बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट का लॉस होगा, कट करेंगे जो एरिया में होगा तो फॉरेस्ट का लॉस एक मेजर वास्ट रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखने को मिला है दौधान डैम फॉर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये एक्सपेक्टेड टू पुट ओवर 10% ऑफ द टाइगर हैबिटेट ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व अंडर वाटर, ठीक है। तो जो बेसिकली आपको पता है, हम लोगों ने देखा है और पढ़ते भी होंगे कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उस रीजन में पड़ता है, तो वहाँ पे ये देखने को मिला कि उसका जो पन्ना टाइगर रिजर्व का जो फॉरेस्ट था, वो हैबिटेट था, वो 10% इसमें लॉस हुआ, ठीक है, इन कैन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट में, ठीक है। सोशल कॉस्ट भी एक मेजर कॉस्ट है, ठीक है, लाइक पोलवरम लिंक प्रोजेक्ट जो है ये पार्ट ऑफ द इंटरलिंकिंग, ये पूछा भी जा सकता है, लाइक महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी वैगई रिवर का एक है प्रोजेक्ट, ठीक है, पोलवरम लिंक प्रोजेक्ट, जिसमें कि 1 लाख फैमिलीज विद द 80 विंग ट्राइबल्स जो हैं इनको अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी एक सोशल कोस्ट मेजर इशू हो जाता है। बायलेटरल चैलेंजेस का बात करते हैं तो हिमालयन रिवर्स लाइक गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये फ्लो करता है क्रॉस मल्टीपल इंटरनेशनल बाउंड्रीज, तो ये बायलेटरल चैलेंजेस देखने को मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है अगर आप बैरियर क्रिएट करते हैं तो जो दूसरे कंट्री हैं लाइक बांग्लादेश में तो जाती ही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो थोड़ा सा
डिटोरेट हो सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट का बात करते हैं तो वेन गंगा नाल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है इसका कॉस्ट है बेसिकली 87,342.86 करोड़, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हो। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कंटेक्स्ट ऑफ लिंकिंग रिवर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो नेटवर्क ऑफ रिवर्स, ये 2012 में ऐसा कुछ जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया द नीड फॉर द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इन इंडिया, और साथ ही साथ डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट अ स्पेशल कमेटी फॉर द लिंकिंग रिवर्स, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द कैरिंग आउट दी इंटरलिंकिंग प्रोग्राम। तो भी इस बात है, एक कमेटी होना चाहिए, एक नोडल एजेंसी होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे किया गया। अब हम लोग चलते हैं, कुछ ऐसे देख लो यहाँ पे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे बताया गया है और ये मे बी की इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हिमालयन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में अगर बात करते हैं तो 1 नंबर का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये वाला है, ठीक है। यहाँ से आप देखो असम से चल करके आ रहा है और इस तरह से ये बे ऑफ बंगाल में, और जो भी ऐसे इधर वेस्ट बंगाल, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। और इधर हो गया बांग्लादेश, तो इधर देखने को मिला है। ये है बेसिकली मानस, संकोस, तीस्ता, गंगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो तीस्ता रिवर को लेकर के हमेशा से रहा है और शेख हसीना के साथ किस तरह से एक हेल्दी रिलेशन था, उसको लेकर के साइन किया गया था, बट अभी क्या चलेगा इस पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये मानस, संकोच, तीस्ता, गंगा है, ठीक है, गंगा है बेसिकली। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला रूट है। कोसी घाघरा ये 2 वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। तो उसी तरह से है, अब जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, गंडक गंगा हो गया और चाघरा यमुना हो गया, ये सारा का एक तरह से लिंक है, ठीक है। ये आता है आपका हिमालय रिवर लिंकिंग में। उसी तरह से शारदा यमुना, यमुना राजस्थान, राजस्थान साबरमती, चुनार गोल्ड बैरेज, ठीक है। वन डैम सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा दामोदर, सुबर्ण रेखा, ठीक है, सुबर्ण रेखा महानदी, कोसी मेची, ये सारा का जो है ना, फाराका, सुंदरबन, जोगी गैप, तीस्ता, फिराक, तो ये सारा देखो हम लोगों ने अभी देखा था, एक पेनिनसुलर रिवर लिंकिंग है, एक हिमालयन है, तो पेनिनसुलर में भी आपको देखने को मिलेगा, टोटल हमारे पास 30 था, ठीक है। तो महानदी हो गया, महानदी, गोदावरी हो गया, गोदावरी अलग अलग रीजन में अलग अलग है, तो इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है, और एक पोलावरम में ये सब आता है, तो पता ही होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ ऐसे न्यूज इन शॉर्ट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये प्रिलिम्स पॉइंट्स आपको पता है कि न्यूज इन शॉर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कुछ ऐसे इसका रिपोर्ट हम लोग देखते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ओवरहॉल किया है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि अडॉप्ट किया गया था 2019 में। तो ऑब्वियस सी बात है भी, जिस तरह से वहाँ पे क्राइसिस देखने को मिला है, तो उसको लेकर के ये लाया गया, और इसमें कुछ नए प्रोविजंस हैं। तो दिल्ली एक्शन प्लान नीड टू रिवाइज, और उसको एमिड इंटेंसी फाइंग एक्सट्रीम वेदर्स, जो कि अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव हो गया, हैवी रेन रिकॉर्ड किया गया, उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को रिवाइज किया जाना है, इसलिए उसको ओवरऑल किया है 2019 वाले रिपोर्ट को, ठीक है। देखो एसएपीसीसी का बात करते हैं तो स्टेट और यूटीज ये प्रिपेयर करते हैं रिस्पेक्टिव एसएपीसीसी टू एड्रेस स्टेट स्पेसिफिक इशू रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसमें ध्यान ये देना रहता है कि किस तरह से एडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स को रखा जाए। हम लोग बात करते हैं स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, और ये अलग अलग डिफरेंट इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ईच स्टेट को कंसीडर करता है, ठीक है। एसएपीसीसी जो होता है लाइन विद द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ऑब्वियस बात है, नेशनल एक्शन प्लान तो ऊपर है, तो उसके नीचे उसी के ध्यान में रखते हुए ये अपना डेटाबेस और ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एनएपीसीसी कब रिलीज किया गया ये भी ध्यान रख सकते हो, 2008 में किया गया, और ये आउटलाइन करता है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर इंडियाज क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, ठीक है। ये 8 ऐसे नेशनल मिशन हैं जो कि परफॉर्म करते हैं कोर ऑफ एनएपीसीसी, ठीक है। फंडिंग का बात करते हैं तो ये दिया जाता है अंडर द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान स्कीम, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ऐसे स्टेटस का बात करते हैं, 34 स्टेट्स यूटीज जो हैं अभी सोफार प्रिपेयर किए हैं अपना एसएपीसीसी, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ ऐसे स्टेट लेवल क्लाइमेट स्ट्रेटजिक प्लान का क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो इनेबल करेगा जस्ट ट्रांजिशन, एग्जाम्पल लाइक स्वनिधि इनिशिएटिव्स इन झारखंड में देखने को मिला है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ऐसे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, अगर अपना अपना अपने अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टेट्स प्रिपेयर करता है ऐसे पीसीसी, तो उस सारे जो भी ऐसे इशू हैं उसको टैकल करने में आसानी होता है। इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट एक्शन इनटू डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट प्लानिंग, ये एग्जांपल लिया गया है कार्बन न्यूट्रल्स मीना गड्डी प्रोजेक्ट इन केरला, ठीक है। तो मीनन गंडी प्रोजेक्ट ये केरला का है, आप इस बेसिकली मेंस पॉइंट से अगर आप चाहो तो उसको कोट कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रो एंड मैरिन बायोडाइवर्सिटी, ये मैंग्रो सेल ऑफ महाराष्ट्र, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो बैरियर क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है इम्प्लीमेंटेशन में,
तो लैक ऑफ लीडरशिप एंड पॉलिटिकल विल ये एक मेजर इशू देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि टॉप डाउन अप्रोच और जो ऑलरेडी जो ऐसे प्लान एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे चीज़ जो हैं ये बैरियर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। लैक ऑफ क्लियर एक्शन जो है ये भी एक बैरियर इम्प्लीमेंटेशन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी रख सकते हैं। रिसोर्स कंसंट्रेंट का बात करते हैं, कंस्टेंट का। तो रिसोर्स कंस्टेंट यहाँ पे ये बात हो रहा है कि जैसे स्टेट एज्यूम करता है दैट फंडिंग वुड कम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और कहीं से भी है, बट इनका भी क्योंकि स्टेट के पास कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो पुअर स्टेट्स हैं, उनका खुद फंडिंग नहीं होता बहुत ज़्यादा कि हर चीज़ में किया जाए, तो थोड़े डिपेंड रहते हैं दूसरे अपने सेंटर पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू है। अब हम लोग चलते हैं ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है, ये प्रिंस वाइड से समझ सकते हो। तो उत्तराखंड ऐसा पहला इंडियन स्टेट बन जाता है जो कि ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च किया है। इस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड जो है ये पहला ऐसा ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च करने वाला पहला ऐसा स्टेट बन गया है। तो GEPI जो है ये नोबल मेथड है टू वेलबेट द इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण ऐसे देखने को मिलता है इकोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या ऐसे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए एक अच्छा स्टेप्स लिया गया है। इसमें कुछ ऐसे 4 पिलर रखे गए हैं, लाइक एयर, सॉयल, ट्री और वाटर। ये पिलर ध्यान में रख सकते हो, जो कि इसमें फॉर्मूला है बेसिकली, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। GPI इंडेक्स, एयर माइनस GPI इंडेक्स, वाटर माइनस जो भी ऐसे हैं, सॉयल माइनस जेप इंडेक्स, ठीक है। और ये जेप इंडेक्स ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को माइनस कर देना है और बस ये है। देखो सिग्निफिकेंस का बात करते हैं तो ये किस तरह से हेल्प करेगा। इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर होते हैं हमारे इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज पे, उसको किस तरह से एसेस करेगा और वो पता करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये कैलकुलेट करेगा व्हाट वी पुट बैक इनटू द इन्वायरमेंट, कि जैसे कुछ ऐसे लॉस हो गए हैं तो उसको फिर से कैसे उसको भरपाई किया जा सके, उसके लिए यहाँ से हमारा फ़ायदा होता है। क्वांटिफाई कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम टू इकोनॉमी और ओवरऑल वेलफेयर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पता ऐसा चलता है कि क्या लॉसेस हैं क्या डैमेजेस हैं तो उसको फुलफिल किया जा सकता है। और एक ये क्वान्टिफाई करेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम में। वर्ल्ड बैंक रिलीज किया है द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं और उस प्रॉब्लम में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, ठीक है, जिसमें कि बच्चों का हेल्थ को लेकर के है, ठीक है, एक हेल्थ मेजर इशू है। प्लस में वो जो उनका स्कूलिंग है, स्कूलिंग जो है ये भी डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ से पता चलता है और ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट से पता चलता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन का बात करते हैं तो एजुकेशन रिमेन्स ओवरलुक्ड इन क्लाइमेट पॉलिसी एजेंडा। अभी क्या होता है कि कुछ भी ऐसे क्लाइमेट को लेकर के बनते हैं पॉलिसी या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, तो उसमें बेसिकली एजुकेशन, जो बच्चों का एजुकेशन है उसको एक तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता, ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो 2020 में ऐसा देखा गया कि एजुकेशन लेस देन 1.3% ऑफ द क्लाइमेट असिस्टेंस जो है अकाउंट करता है एजुकेशन, ठीक है, जो कि मेंशन किया गया था लेस देन 1 इन द 3 नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, जितना मेंशन कर दिया गया था उससे कहीं ज़्यादा ये देखने को मिला है, ठीक है। और स्कूल क्लोजर का बात करते हैं तो ओवर ओवर 2005 से अगर 2024 तक का बात करते हैं तो स्कूल वेयर क्लोज एटलीस्ट 75% ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ठीक है, जो कि इम्पैक्ट किया 5 मिलियंस पीपल्स और उससे कहीं ज़्यादा। ओवर 95% ऑफ चिल्ड्रेन अक्रॉस वर्ल्ड जो है ये एक्सपोज किए हैं, एक्सपोज हुए हैं एट लीस्ट वन मेजर क्लाइमेट, ठीक है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल हजार्ड शॉक से। राइजिंग टेम्परेचर निगेटिविटी इम्पैक्ट जो है ये लर्निंग पे देखने को मिलता है और ये लर्निंग पे इस तरह से देखने को मिलता है कि अगर आपका जो टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से इंडोर टेम्परेचर वो इंक्रीज करता है तो एग्ज़ाम डे के टाइम में ना वो जो भी ऐसे सब्सटेंशियल टेस्ट स्कोर हैं उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री साथ ही साथ मेंस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे देखने को ये मिला है कि स्टूडेंट इन हॉटेस्ट 10% ऑफ ब्राज़ीलियन म्यूनिसिपैलिटीज़, ये ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ लोस्ट अबाउट 1% ऑफ लर्निंग पर ईयर ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट एक्सपोजर, ये कम हुआ है। देखो इंक्रीजिंग फूड इनसिक्योरिटी और इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी जियोपार्डी स्कूल इन्वायरमेंट, ये यहाँ पे है। बस बेसिकली ये देखने को मिला है कि साथ फाइनली किस तरह से ये मेंस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और लॉस देखने को मिला है। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है बच्चों पे ज़्यादा देखने को मिला है, स्कूलिंग पे ज़्यादा देखने को मिला है। अप्रोच क्या है एजुकेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट चेंज को उसके साथ अडेप्ट कर जाने के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन मैनेजमेंट फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, ये इन्वेस्ट इन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ताकि जो जो रिस्क है और जो भी ऐसे प्रिडिक्शन है उसको पहले किया जा सके, पता किया जा सके और उसको मिनिमाइज किया जा सकता है।
ठीक है। इनारिस मोबाइल ऐप इनहांस डिजास्टर नॉलेज फॉर स्टूडेंट एंड स्टाफ इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है इनारिस, ठीक है, ताकि जो डिजास्टर नॉलेज है उसको थोड़ा सा इन्हांस कर दिया जा सके फॉर द स्टूडेंट, साथ ही साथ जो भी है स्कूल स्टाफ्स हैं, ठीक है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस का बात करते हैं तो ये स्ट्रेंथन करता है रेजिलियंस ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स लाइक रावंडा प्रोजेक्ट इक्विपिंग स्कूल साइट्स जो है ये विथ रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल्स आपको पता है, हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहा था कि किस तरह से जो कोस्टल रीजन है और उनका जो वाटर लेवल राइज हो रहा है तो वहाँ पे भी हम लोग वॉल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे जो भी ऐसे फ्लड वाले सिचुएशन है, ठीक है, उसको मिटिगेट किया जा सकता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ से देख सकते हो। एग्जाम्पल है बेसिकली, ये मेंस में आप कोट कर सकते हैं। क्लाइमेट एक्शन फंड, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन फंड पे हम लोग देख लेते हैं। तो अजरबैजान ने लॉन्च किया है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड इन पैकेज ऑफ इनिशिएटिव्स, और ये बेसिकली है फॉर यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 वाला, ठीक है। इसका इनिशिएटिव है और लॉन्च कौन किया है तो अजरबैजान, ये ध्यान में रख सकते हो। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। हेड क्वार्टर का बात करते हैं, आपको पता है अजरबैजान बाकू है, और साथ ही साथ यहाँ पे फंड जो है ये सपोर्ट करेगा क्लाइमेट प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ऑब्वियसली बात है, इनको थोड़ा सा फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट देखने को मिलता है। तो ये मीटिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि 1.5% विद इन जो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा चीज़ लाया जा रहा है, जो कि नेचुरल डिजास्टर कंसिक्वेंसेस को एड्रेस किया जा सके। देखो अगर हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड का, ठीक है, तो ये कैपिटलाइज करता है, करेगा विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉसिल्स फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और कंपनीज अक्रॉस ऑयल गैस एंड कोल। देखो CFAF विल बिकम ऑपरेशनल एट द कंक्लूजन ऑफ द इनिशिएटिव्स फंड रेजिंग, ठीक है, जिसमें कि 1 बिलियंस है, ठीक है। और जो 10 कंट्रीज जो कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज हैं ये एक तरह से शेयर होल्डर की तरह आएंगे यहाँ पे इमर्ज होकर के। देखो यहाँ पे है यू नेचर रिस्टोरेशन लॉ, ठीक है, यू नेचर रिस्टोरेशन लॉ, इसने क्या किया रिसेंटली, यू नेचर रिस्टोरेशन लॉ जो है ये फोर्स में आया। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यू का ऐसा पहला कंटिनेंट वाइड लेजिस्लेशन होगा फॉर द नेचर रिस्टोरेशन। इसका एम है बेसिकली किस तरह से 20% डिग्रेडेड इकोसिस्टम जो है उसको रिस्टोर करना है बाई 2030, और पूरा का पूरा जो करना है बाई 2050। तो ये यहाँ से टारगेट समझ सकते हो। रिक्वायर है इसमें मेंबर स्टेट्स टू प्रिपेयर नेशनल रिस्टोरेशन प्लान बाई 1 सितंबर 2026। देखो इसमें प्रायोरिटाइज किया गया है कंजर्वेशन ऑफ देखो ये ना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। तो नेचुरा 200 नेटवर्क किससे रिलेटेड है, देखो ऐसा पूछता है, यूपीएससी का इंपॉर्टेंट है ऐसा। तो नेचुरा 200 एक नेटवर्क है जिसमें कि प्रोटेक्टेड एरिया इन ईयू को रखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से समझ सकते हो बेसिकली क्लाइमेट से रिलेटेड। तो नेचुरा ऐसा समझ भी सकते हो। लीगली बाइंडिंग टारगेट का बात करते हैं तो रिस्टोर करता है, करेगा विद 30% ऑफ द टेरेस्ट्रियल कोस्टल और फ्रेश वाटर, और साथ ही साथ ड्रेन पिटलैंड को, ठीक है। तो ये टारगेट है 2030 तक, और ये क्या है लीगली बाइंडिंग टारगेट है, ये भी ध्यान रखना है। देखो रिस्टोर 25,000 किलोमीटर ऑफ रिवर्स ऑफ फ्री फ्लोइंग स्टेटस, प्लान प्लांट 3 बिलियंस एडिशनल ट्री बाई 2030, ये भी टारगेट है। अच्छा है, स्टेप अच्छा है, ठीक है। एक्वेटिक डी ऑक्सीजनेशन का बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट कॉल्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ एक्वेटिक डी ऑक्सीजनेशन एज अ न्यू प्लेनेटरी बाउंड्री। तो एक्सपर्ट ने ऐसा सलाह दिया है कि जो रिस्टोरेशन है एक्वेटिक डी ऑक्सीजनेशन का उसको भी शामिल करना है, ठीक है, एज अ न्यू प्लेनेटरी बाउंड्री। देखो एडी जो है, ठीक है, एक्वेटिक डी ऑक्सीजनेशन, ये ओवरऑल डिक्लाइन होता है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ओशियन में, ठीक है, और साथ ही साथ कोस्टल वाटर में, जो कि आपको पता है कि ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्वेटिक एनिमल। तो ये यहाँ से ध्यान रख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाता है जो उसको ऑक्सीजन सप्लाई से, ठीक है। स्टेटस ऑफ एक्वेटिक डी ऑक्सीजनेशन का बात करते हैं तो ओशियन अगर बात कर लें यहाँ पे तो 2% ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट जो है ओशियन में ये लॉस हुआ है सिंस 1960। ऑब्वियस सी बात है, और इसके पीछे बहुत सारा भी एक आर्ग्यू दिया जाता है, बहुत सारे हैं, उसको आप मेंस में तो अच्छे से यूज कर ही सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो प्री के क्वेश्चन को भी सोल्व करने में। मोर देन 500 लो ऑक्सीजन साइट्स जो हैं ये आइडेंटिफाई किए गए हैं इन कोस्टल वाटर्स, ठीक है। अदर कोस्टल बॉडीज़ का बात करते हैं तो लेक हो गया, रिजर्वायर हो गया, ये एक्सपीरियंस किए हैं ऑक्सीजन लॉस को 5.5 से 18.6% तक, ठीक है। ये 1980 तक का देखने में मिला है, वहाँ से अभी तक इस तरह से ये लॉस है। रीजन्स हैं अंडर स्कोरिंग
एडी में। तो यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन में अगर बात कर लें तो जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाई ग्रीन हाउस गैस जो है, ये ऑब्वियस बात है कि किस तरह से टेम्परेचर को राइज करता है, और जब टेम्परेचर राइज करता है ना तो जो ऑक्सीजन का सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हो। ऑल्सो ये वार्म सरफेस लेयर इन ओशियन जो है ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द मिक्सिंग डीपर। तो जब गर्म रहेगा तो पूरे डीप ओशन में जा करके ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाता है, और जब डीप ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगा ओशन में जा करके तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो लो लाइंग अगर बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ठीक है, जिनको कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है वो उनको नहीं मिल पाता, उनको फाइनली डेथ देखने को मिलता है। यूट्रोफिकेशन एक मेजर इशू होता है, जो कि आपको पता है यूट्रोफिकेशन में कि किस तरह से न्यूट्रिशन का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो भी ऐसे प्लांट होते हैं, अल्गल ब्लूम होते हैं, वो इंक्रीज और वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन में ये देखने को मिला है कि न्यूट्रिएंट्स ओवर इनरिचमेंट फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस, लाइक एग्रीकल्चर में जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो वो सारा का सारा फ्लड के कारण वो बह करके और ड्रेन करके हमारे ओशियन और लेक रिजर्वर में आ जाता है। तो फाइनली अल्गल ब्लूम जो है वो बढ़ जाते हैं उसमें, ठीक है। जो कि आपको पता है अल्गल ब्लूम जो है वो उनको भी चाहिए किस तरह से, तो कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाता है, और फाइनली जो जो वाटर में ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट क्लाइमेट इकोसिस्टम का बात करते हैं, तो इकोसिस्टम में क्या किस तरह से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो डेड जोन एक निकल करके आता है, ठीक है, और साथ ही साथ ओशियन हाइपोक्सी इफेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ से समझ सकते हो। डेड जोन में ये देखने को मिलता है कि वहाँ तक ऑक्सीजन जाता ही नहीं है उस जोन तक, ठीक है, और जब उस जोन तक ऑक्सीजन नहीं जाता है उसको कभी कभी डार्क जोन भी कंसिडर कर लिया जाता है, और इस तरह से फाइनली जो होता है एक्वेटिक एनिमल का डेथ भी देखने को मिलता है। हैबिटेट कंप्रेंशन का बात करते हैं, तो ये रिड्यूसिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सुटेबल हैबिटेट ये होता है फॉर द फिशरीज। ऑब्वियस सी बात है, उनका थोड़ा सा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से है। देखो, अफेक्ट्स रेगुलेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट, ये ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तो ये भी यहाँ से एक इशू है। तो साथ ही साथ चेंज इन मैरिन फूड वेव ड्यू टू इंक्रीज इन रिस्क ऑफ प्रिडिक्शन। और ये अगर बात करते हैं ना, ओशन एसिडिफिकेशन जो है, ओशन एसिडिफिकेशन ये मेजर इशू कॉज करता है, और इस कारण से क्या है कि फूड सिक्योरिटी जो बोल सकते हैं सी फूड है उस पर भी मेजर इशू क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। प्लेनेटरी बाउंड्री का बात करते हैं, तो प्लेनेटरी बाउंड्री जो है ये एक फ्रेमवर्क है जो कि डिस्क्राइब करता है लिमिट टू इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। बेसिकली इसमें ये देखने को मिलता है कि ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह से इन्वायरमेंट इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। अगर इससे अगर कहीं और इंक्रीमेंट देखने को मिला ह्यूमन एक्टिविटी में, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इतना हाई लेवल पे डैमेज करेगा कि उसको फिर से रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ में प्लेनेटरी बाउंड्री में ध्यान में ये रखना होता है। बियॉन्ड दिस लिमिट ये बताया गया है कि इन्वायरमेंट में नॉट बी एबल टू सेल्फ रेगुलेट, ठीक है। और अगर उससे कहीं ज़्यादा लिमिट से अगर ह्यूमन एक्टिविटी करता है, डैमेज करता है इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को, अर्थ सिस्टम को, ठीक है, तो खुद से अर्थ जो है उसको सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाती। देखो, बात यह है कि जितने भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, कि जितने भी डैमेज करें इन्वायरमेंट को, फर्दर इन्वायरमेंट खुद से सेल्फ रेगुलेट कर लेती है, बट ऐसा अगर सिचुएशन होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देयर आर 9 रिकॉग्नाइज प्लेनेटरी बाउंड्री, कुछ ऐसे हैं लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, ओशियन एसिडिफिकेशन हो गया, लैंड यूज चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया। ये सारा चीज़ में ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन है ही, मोस्ट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में है ही, ओशियन एसिडिफिकेशन में है ही, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। तो उस तरह से अगर कहीं इस बाउंड्री से अगर ज़्यादा आ जाता है तो ये मुश्किल हो जाएगा फॉर रेगुलेशन इन्वायरमेंट को खुद के लिए, ठीक है। तो फाइनली अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इंडियाज 3 मोर वेटलैंड एडेड इन रामसर साइट्स लिस्ट, ठीक है। तो ये प्लेन्स पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो, अभी अब ये हो गया है कि तमिलनाडु में सबसे, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे रामसर साइट देखने को मिल रहे हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तो नंज रायन बर्ड सेंचुरी जो है, ठीक है, नंजा रायन बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में देखने को मिला है। तमिलनाडु में एक और ही है कजूवेली बर्ड सेंचुरी, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, और साथ ही साथ एक मध्य प्रदेश में किया है तावा रिजर्वर, ठीक है। तो ये देख लो, इसका लोकेशन पूछ लेता है। तो नंजरायन जो लेक है ये लार्ज सैलो वेटलैंड है, जो कि किंग नंजरायन के बाद उनका ना ये रखा गया नाम था, ठीक है, जो कि उन्होंने ही इसको रिस्टोर और रिपेयर किए थे, ठीक है। ये डिपेंड करता है ऑन हेवी रेन वाटर फ्लो फ्रॉम नालर ड्रेनेज, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि जब आता है न्यूज़ में तो इंपॉर्टेंट होता है। तो नालर ड्रेनेज देखने को मिलता है। ये एक्ट एज अ फीडिंग एंड नेस्टिंग हैबिटेट फॉर द रेसिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर पर्पज से भी इस वाटर को हम लोग यूज करते हैं। ये देखो, ये जो कजुवेली वर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का है, ये ब्रैकिस स्वेलो लेक है, जो कि लोकेटेड है ऑन कोरोमंडल कोस्ट इन नॉर्थ ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। तो ये देखो, ये कनेक्टेड है टू द बे ऑफ बंगाल बाय द
ब्रैकेट्स उपकाली क्रीक, ठीक है, ठीक है, और ये ध्यान रख सकते हो। और ये यदा यन थीटू इश्चुरी, तो ये दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे ये समझ सकते हो। ये लाइज करता है इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऑफ द माइग्रेटरी स्पेसिस, ठीक है, और ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बर्ड फिश, ये इसके लिए यहाँ पे है। सोर्स ऑफ एक्विफर रिचार्जेस का बात करते हैं, ठीक है, तो ये हाउस हाईली डिग्रेडेड मैंग्रोव पैचेज है जो कि कंटेन करता है एविसेनिया स्पीसीज को, तो ये भी समझ सकते हो। तो एविसेनिया स्पीसीज किसका है, तो मैंग्रोव का है, ठीक है। देखो ताबर रिजर्वायर का बात करते हैं, तो लोकेटेड है सतपुरा टाइगर रिजर्व में, ठीक है, और जो कि बॉर्डर सतपुरा नेशनल पार्क और साथ ही साथ बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में ये देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्टेड एट कन्फ्लुएंस ऑफ द तावा एंड देनवा रिवर, तावा एंड देनवा रिवर जब ये आया तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ये एमपी में देखने को मिलता है। रिवर तावा का बात करते हैं तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा रिवर का, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द महादेव हिल, ठीक है। अब चलो रिवर मलानी का बात करते हैं, रिवर मलानी, सोनभद्र, ठीक है, नाग द्वारी, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इस रिजर्वायर का। वेटलैंड आपको पता ही है कि ये कैसा एरिया होता है, कैसे ये लैंड ऑफ एरिया होता है जो कि पानी से सेचुरेटेड होता है, ठीक है। वेटलैंड जो होता है ये 1 से 9 क्राइटेरिया को मीट करता है, लाइक रेगुलरली सपोर्ट ऑफ 20,000 मोर वाटर बर्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनके लिए है, बायोडाइवर्सिटी के लिए ये, ठीक है। तो टोटल अभी बात करते हैं इंडिया में तो 85 रामसर साइट हो गए हैं, जो कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, ठीक है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव रिपोर्ट 2024 ये लाया गया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलीज़ किया है ऑन वर्ल्ड मैंग्रोव डे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑन 26 जुलाई। तो ये किसने रिलीज किया है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने किया है, ठीक है। देख लो एक कुछ ऐसे हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट में, तो साउथ ईस्ट एशिया जो है ये अबाउट 1/3 ऑफ द ऑल मैंग्रोव ग्लोबली है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपको इंडोनेशिया में अराउंड 21% देखने को मिलेगा, और ये भी हम लोग साउथ ईस्ट एशिया का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद आपको वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव प्रोविंस जो है ये कंसीडर करते हैं अभी बेसिकली वो थ्रेटेंड पोजीशन पे हैं, ठीक है, जो कि IUCN रेड लिस्ट के मैंग्रोव इकोसिस्टम वाले में है, ठीक है, तो ये थ्रेटेंड सिचुएशन में है। मैंग्रोव लक्षद्वीप आर्किपेलागो का बात करते हैं और साथ ही साथ तमिलनाडु के कोस्ट वाले, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसे रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ये हाईलाइट डेटा में पता चलता है। ड्राइवर्स क्या क्या है मैंग्रोव लॉस के, ठीक है, क्या कारण से हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है, लाइक सी लेवल राइज हो रहा है, स्टॉर्म इंटेंसिटी बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल श्रिम्प एक्वाकल्चर एक मेजर इशू है, क्योंकि उसको फिर उस एरिया जो है ना मैंग्रोव का, उस एरिया को साफ करते हैं, फिर वहाँ पे एक्वाकल्चर करते हैं, तो ये बेसिकली इस आंध्र प्रदेश वाले रीजन हो गया, वेस्ट बंगाल गुजरात वाले रीजन में इस तरह से उसके कारण मैंग्रोव लॉस हो रहा है, ठीक है। जो कन्वर्जन है टू वर्ल्ड पाम प्लांटेशन, उसको काट करके वर्ल्ड जो पाम प्लांटेशन है उसको कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक मेजर इशू हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मिथेनोट्रॉप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, मिथेनोट्रॉप्स तो किसी तरह से इससे बनाया जा सकता है। अगर कार रिसर्च इंस्टीट्यूट ये डिस्क्राइब किया है इंडियाज फर्स्ट कल्चर ऑफ इंडिजिनस मिथेनोट्रॉप्स, जिसका क्या नाम है मिथाइलो क्यूकुमिन्स, ठीक है, कोकुमिन्स, तो ये भी ध्यान में रख सकते हो। तो इंडियाज फर्स्ट कल्चर ऑफ इंडिजिनस मिथेनोट्रॉप्स ये किसने किया है, तो अगरकार रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, तो ये समझ सकते हो। उसका नाम क्या है, मिथुलो कुकुमिस, ठीक है, ओरी जेई, इफ आई एम प्रोनाउंसिएशन राइट, ठीक है। इसका देख लो नाम, जैसे मिथेन ईटिंग कुकुम्बर्स बोलते हैं इसका, ठीक है, जो कि एक नोबेल जेनस से बिलोंग करता है। अब चलो हम लोग देख लेते हैं अबाउट मिथेनोट्रॉप्स, ठीक है। मिथेन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया, नाम से ही पता चल रहा है ये मिथेन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया अगर मीथेन को खाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो ये सी बात है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में मीथेन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और जो एक हाईली एक तरह से बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैस में आता है, जो कि ओजोन डिप्लीशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। ये दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज मीथेन एंड बिल्ड अप दियर बायोमास, ठीक है, तो ये यहाँ से है। हैबिटेट का बात करते हैं तो वेटलैंड में देखने को मिलता है, और राइस फील्ड हो गया, पोंड हो गया, अदर वाटर बॉडीज़ में। आपको पता है मीथेन मीथेन सबसे ज़्यादा यहीं से इंक्रीज होते हैं, और मिथेनोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो है यहीं पे देखने को मिल रहा है, तो अब ये सी बात है, अच्छा चीज़ है। बायोफिल्टरिंग का बात करते हैं तो दिस बैक्टीरिया कैन ऑक्सीडाइज मीथेन प्रोड्यूस्ड इन एनोरोबिक इन्वायरमेंट, ठीक है। व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सोयल, ठीक है, एटमोस्फेरिक मीथेन इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज। तो obvious सी बात है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा सॉइल में तो एटमोस्फेरिक मीथेन जो है वो ये है ऑक्सीडाइज होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस बैक्टीरिया जो है ये नेचुरल मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट है, ठीक है, तो मीथेन को कम कर सकते हैं, ये बेटर रोल प्ले करेंगे मीथेन को रिड्यूस करने में हमारे इन्वायरमेंट से। सिग्निफिकेंस का बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को टैकल किया जाएगा इसके कारण से, ताकि मीथेन का जो कंसनट्रेशन है वो कम हो सकता है, तो सॉइल से, एटमोसफेयर से, ठीक है।
देखो अब हम लोग चलते हैं एक सेकेंड। तो एक अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। सिरोपेजिया राइयाना, ठीक है। ये क्यों न्यूज़ में रहा है? ये एक बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट है फ्रॉम सिरोपेजिया जीनस, जिसको कि हम लोग सिरोपेजिया राइयाना बोलते हैं। और ये डिस्कवर किया गया है इन विशालगढ़ एरिया ऑफ कोल्हापुर, ठीक है। तो ये इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लांट जो है ये नेम इसको रखा गया है आफ्टर द छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके नाम के बाद रखा गया है। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं सिरोपेजिया शिव रैयाना के बारे में। तो ये रेयर प्लांट है, इंडेमिक टू इंडिया, इंडिया में इंडेमिक है। एंड इसका यूनिक यूनिक ट्यूबुलर फ्लावर होता है जो कि मौत को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हैबिटेट का बात करते हैं तो रॉकी प्लेस में देखने को मिलता है और सर्वाइव कर सकता है सॉयल और फ्यू न्यूट्रिएंट्स के साथ, ठीक है। फैमिली जो है आप देख लो यहाँ पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। सिमिलरिटी का बात करते हैं तो स्पेसीज जो है ये सिमिलर है सिरोपेजिया लावी हुकफ से, ठीक है। बट डिफर है हैविंग अ क्लाइंबिंग हैबिटेट से, ठीक है। तो ये इतना है इसका जो है, ये हैबिटेट लॉस है, इस कारण से न्यूज़ में था। नील कुरुंजी आपको पता है कि कितना ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में ये देखने को मिलता है। और ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि नीलगिरी वाले रीजन में देखने को मिलेगा और 12 साल में एक बार ये फ्लोर करता है, ठीक है। तो इसको ना वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, IUCN के, तो इस कारण से न्यूज़ में हो गया है। और श्रब इसको हम लोग बोलते हैं, मैसिव ब्लूमिंग के लिए जाना जाता है। और सेमल पैरोस जो कि सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड बिफोर द डेथ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 12 साल में एक बार ब्लूम करता है, तो समझ ही सकते हो। देखो 16 ग्रासलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, लाइक नीलगिरी हो गया, पलानी हिल हो गया, ठीक है। इरावली कुल्लम हिल ऑफ मुन्नार हो गया, ये सेवरॉय हिल हो गया, आपको ईस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज़ हो जाता है। नेम ऑफ नीलगिरी का बात करते हैं, ये ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, ये डिराइव किया गया फ्रॉम द कलर्स ऑफ दिस फ्लावर्स, और इसका कलर ब्लू होता है। मेजर थ्रेड जो है टी एंड सॉफ्ट वुड प्लांटेशन के कारण इनको काट करके हटाया जा रहा है और फर्दर उसको दूसरा टी एंड सॉफ्ट वुड प्लांटेशन किया जा रहा है, इस कारण से एक मेजर थ्रेड देखने को मिल रहा है। अर्बनाइजेशन एक इशू है, इन्वेजन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज लाइक यूकलिप्टस, किस तरह से आपको पता ही है, ब्लैक वेट, ये सारा का जो स्पीसीज का वहाँ पे लगाना, वो इन्वेजिव स्पीसीज एज अ वो उसको जो नील कुरुंजी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इंडिया जो है ये टेकन ओवर द चेयर ऑफ द ADPC फ्रॉम द पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर द ईयर इतना, तो इस कारण से हो जाता है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, ठीक है। तो अभी इंडिया ने चेयर किया था, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं लाइक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन इन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन एशिया पैसिफिक रीजन, ये हर एक जगह इसका यहाँ पे इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो नाम से ही जैसे कि पता है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर है, तो किस तरह से जो भी ऐसे जो उसका इम्प्लीमेंटेशन करके जो भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है उसको किया जा सकता है, ठीक है। और ये एशिया और पैसिफिक रीजन में फोकस किया जा रहा है। इंडिया और 8 ऐसे नेबरिंग कंट्री हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं इस ADPC के, तो इसमें ध्यान रखना हमारे लिए क्या है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये इस्टेब्लिश किया गया था बहुत पुराना, ये 1986 का एज ए रीजनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर्स, ठीक है। और ये किया गया था इन बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। देख लो इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलंटरली गाइडलाइन अपडेट, इसमें क्या कुछ अपडेट किया गया है इस पे। आफ्टर 2 decades FAO अपडेट किया है इट्स इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलंटरी गाइडलाइन फॉर द मैनेजिंग वाइल्ड फायर रिस्क, ठीक है। आपको पता है कि वाइल्ड फायर रिस्क किस तरह से पोल्यूशन का कॉज कर रहा है, किस तरह से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन में कर रहा है, ठीक है, और कितने लाइफ डैमेज होते हैं इसमें, तो उसको थोड़ा सा अपडेट करना भी ज़रूरी है। किस तरह से जो रिसेंट क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, सीनेरियो चेंज हो रहे हैं। न्यू गाइडलाइन जो है ये प्रिपेयर किया गया बाय द ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब, जो कि लॉन्च किया गया बाय द FAO एंड UNEP, ये यहाँ से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब लॉन्च किया गया बाय द FAO एंड UNEP इन 2023। की प्रिंसिपल अगर हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट का, तो इकोनॉमिक्स में बात कर लें तो ये मैक्सिमाइज बेनिफिट और मिनिमाइज वाइल्ड फायर लॉस बाय द इम्प्लीमेंटिंग एंड इफिशिएंट। ऑब्वियस बात है कि अगर एक बेटर वे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो डैमेज देखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स लॉस देखने को मिलता है। बट ये मैक्सिमाइज करेगा और जो भी ऐसे वाइल्ड फायर लॉस हैं उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। एनवायरमेंटल का बात करते हैं तो इंट्रैक्शन बिटवीन क्लाइमेट चेंज और वेजिटेशन और जो भी ऐसे फायर रिजिम्स हैं, ठीक है, ये फायर प्लान और मैनेजमेंट में उसको उसको कंसीडर करेगा इसमें, ठीक है। इक्विटी का बात करते हैं तो कंसीडर करेगा द इम्पैक्ट ऑफ द फायर फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर परस्पेक्टिव इंक्लूडिंग जेंडर हो गया, वाइल्ड फायर हो गया, और जो भी ऐसे डिफरेंटली इफेक्ट करते हैं, तो डिफरेंटली ऐसे है इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसमें है अगर उस चीज़ को अगर बेटर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये सारा चीज़ को कम किया जा सकता है।
अब चलते हैं कुछ ऐसे की स्ट्रेटेजिक एक्शन हैं IFM के। तो इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट ऐसे कुछ आप मेंस में कोट कर सकते हो, लाइक बिफोर टेक एक्शन बिफोर, ड्यूरिंग और साथ ही साथ आफ्टर अ फायर वाइल अवॉइडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज ड्यूरिंग द फायर सेपरेशन एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट अगर हम लोग करते हैं एक बेटर वे में, तो जो भी ऐसे उस एक्शन लेने से पहले, बाद में, उसी दौरान, तो उस चीज़ को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। प्लान्ड फायर का बात करते हैं, तो ये एक कंपोनेंट है ऑफ द वाइल्ड फायर प्रिवेंशन, ठीक है। जिसमें कि इसमें ये देखने को मिलता है प्लान फायर में, जो कि कुछ ऐसे एरियाज हैं, लाइक इस अगर रीजन में यहाँ तक आग पहुँच गया, ठीक है, तो इस चीज़ को फर्दर यहाँ से एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट आगे स्प्रेड ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ से समझ सकते हो। चलो ठीक है, आई थिंक हम लोग अब नेक्स्ट दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। आई थिंक ये टाइम ज़्यादा हो गया। तो वैसे पूरे 1 मंथ का कवर करने में 1.1 आवर 1.5 आवर हम लोगों के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, बट आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और फर्दर कुछ ऐसे टॉपिक हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।